आप सभी को मेरा नमस्कार। इट्स नैतिक सिंह एंड अ ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NS इंक्विजिटिव। सो आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। हम ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ये विद्रोह कैसे शुरू होता है, इसके कारण क्या थे, और आज हम लोग देखेंगे बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट कैसे शुरू होता है। तो ये जो रिवोल्ट था हमारे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के द्वारा होता है। मंगल पांडे बंगाल की 5वीं कंपनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री एक सोल्जर थे, जो 19 जुलाई 1827 नागवा गांव में एक बलिया के डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, जो आज उत्तर प्रदेश में है। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी पांडे था। मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की थी। उनकी लड़ाई पहले कारतूस पे थी, पर बाद में उनकी लड़ाई स्वतंत्रता पे आ जाती है। 29 मार्च 1857 वो परेड ग्राउंड में होते हैं, जहाँ पर वो दूसरे हिंदुस्तानी सिपाहियों को इंस्पायर कर रहे होते हैं कि वो भी उनका साथ दें। तभी वहाँ पर सर्जेंट मेजर हडसन आ जाते हैं, जो ऑर्डर करते हैं कि मंगल पांडे को पकड़ लिया जाए, पर वहाँ से कोई भी सोल्जर हिलता नहीं है। तभी मंगल पांडे अपनी गोली चला देते हैं हडसन पर। यही देखकर लेफ्टिनेंट बॉग वहाँ पर अपने घोड़े के साथ आते हैं, तो मंगल पांडे उन पर एम कर देते हैं और गोली चला देते हैं, पर गोली उनके घोड़े पर पड़ती है और लेफ्टिनेंट बॉग वहाँ पर गिर जाते हैं। जब तक मंगल पांडे अपनी गोली को रिलोड करते तब तक वो भी अपनी पिस्टल निकाल देते हैं और चला देते हैं, पर मंगल पांडे बच जाते हैं। तभी मंगल पांडे अपनी एक भारी हिंदुस्तानी तलवार निकालते हैं और लेफ्टिनेंट बॉग को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। पर ये सब जब हो रहा था तभी वहाँ पर एक सोल्जर था जिसका नाम था शेख पलटू। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स का बहुत साथ देता है। वो तब तक ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिफेंड करता है जब तक वो सब वहाँ से भाग ना जाए। पर ये सब देखकर जो इंडियन सोल्जर्स थे वो शेख पलटू पर पत्थर भी फेंकते हैं और जूते भी मारते हैं कि उनका साथ ना दिया जाए, पर तब भी वो उनका साथ देता है। और तभी वहाँ पर मेजर जनरल जे हर्से आ जाते हैं रंगून रेजिमेंट के साथ, जो पूरे सीन को देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मंगल पांडे जान जाते हैं कि वो अकेले रंगून रेजिमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, जिस कारण वो अपनी बंदूक को जमीन पर रखकर अपने पैर से बंदूक का ट्रिगर दबा देते हैं अपने पेट के पास, यानी उनके पेट के पास बंदूक की गोली लग जाती है। पर मंगल पांडे को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां वो 1 हफ्ते में सही हो जाते हैं और उनकी फांसी की डेट रखी जाती है 18 अप्रैल। पर ब्रिटिश हुकूमत को ये डर था कि मंगल पांडे की फांसी पर कहीं कोई बड़ा विद्रोह ना छिड़ जाए, जिस कारण उनको उनकी फांसी की डेट बहुत जल्दी निपटानी थी। तो फांसी की डेट रख दी जाती है 8 अप्रैल। तो मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटक जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। बाद में ये सब होने के बाद शेख पलटू को प्रमोशन मिलता है हवलदार का, और जो जनरल हर्से थे वो अपना सुझाव देते हैं कि मंगल पांडे की फांसी पर वहाँ पे सजावट हो, और जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो भी बंद कर दी जाती है। पर बाद में जनरल हर्से को मार दिया जाता है वो उनके सोल्जर्स के द्वारा जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में काम करते थे। अब एक इंसिडेंट होता है 24 अप्रैल 1857 में मीरठ में। वहाँ पर कोल कारमाइकल स्मिथ जो कमांडेंट होते हैं 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी रेजिमेंट के, वो 90 सिपाहियों को बुलाते हैं वहाँ पर असेंबल हो, इकट्ठा हो, और वही कारतूस को इस्तेमाल करने को कहते हैं, जिसमें गाय और सुअर की चमड़ी होती है। पर उनमें से 90 सिपाहियों में से 85 सिपाही मना कर देते हैं उस कारतूस को इस्तेमाल करने से, और 9 मई को उन सभी सिपाहियों को जनता में उनका मजाक बनाया जाता है, उनको सर्विस से बाहर कर दिया जाता है और 10 साल की जेल दे दी जाती है। पर अब तक विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके अगले ही दिन जो बाकी सिपाही थे वो विद्रोह शुरू कर देते हैं और कई सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मार देते हैं और उन 85 कमांडर्स को जेल से भी निकाल देते हैं। और बाद में जो सिपाही होते हैं जो विद्रोह कर रहे होते हैं वो दिल्ली में जाते हैं, जहां पर वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लेते हैं 18 मई को। स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग, जो ये रिवोल्ट था ये उत्तरी भारत में कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार तक फैला हुआ था। और बाद में इसमें कई रानी और राजा भी आ जाती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और कुंवर सिंह और आदि। इसमें बहुत ही बड़े और छोटे प्रिंसली स्टेट्स भी जुड़ गए थे,
प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है जो स्टेट लोकल राजा के द्वारा रूल किया जाता हो। प्रिंसली स्टेट्स को नेटिव स्टेट्स भी कहते हैं, जैसे हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, मैसूर और कई स्मॉलर किंगडम्स ऑफ राजपूताना एक्स्ट्रा। जो ये त्रावणकोर है ये अपनी हाई लिटरेसी रेट और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था। त्रावणकोर रॉयल फैमिली के द्वारा रूल किया जाता था और इंडिपेंडेंस के बाद त्रावणकोर और कोची की स्पेलिंग है COCHIN, जो अब हो गई है कोची। अब उसकी स्पेलिंग हो गई है KOCHI। ये दोनों मिल गए थे और एक स्टेट बनाए थे त्रावणकोर कोची। इसकी बाद में बाउंड्रीज फिर से बनाई गई थी और इसको नाम रख दिया गया था केरला 1956 में। इस रिवोल्ट में सभी प्रकार के लोग, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, किसान, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, सब लोग मिलकर रिवोल्ट करते हैं और इसमें बहुत अच्छी यूनिटी भी देखी जाती है। लखनऊ की घेराबंदी 1857 के रिवोल्ट में एक मेजर सीन थी, एक मेजर बैटल थी। 31 में 1857 में जो सिपाहीज थे उन्होंने घेराबंदी कर दी थी लखनऊ की रेसिडेंसी में, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो रेसिडेंसी के अंदर थे वो 5 महीने तक वहीं पे रहे थे, रेसिडेंसी के अंदर ही तक रहे थे। पर 23 नवंबर को रेसिडेंसी सिपाहीज के हाथों में आ जाती है, घेराबंदी हट जाती है, पूरे सिपाहीज के अंडर में हो जाती है। 16 मार्च 1858 में कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ये रिकैप्चर हो जाता है लखनऊ की रेसिडेंसी 1858 में 16 मार्च। कई प्रयास भी किए गए थे लखनऊ की घेराबंदी को हटाने के लिए, अब उसे देखते हैं। लखनऊ की राहत के लिए 2 प्रयास किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश और भारतीय जवान और कई 100 नागरिकों को बचाने की कोशिश हुई थी, और वो सब वहाँ पे घेराबंदी में 6 महीने तक रहते हैं। सर हेनरी लॉरेंस ने सारे वुमेन और चिल्ड्रन को लखनऊ की रेसिडेंसी में कवर लेने का आदेश दे दिया था और घेराबंदी के शुरुआती दौर में ही सर हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं और बाद में जैसे जो सिपाही और ट्रूप्स थे और कई जो नागरिक थे उन्होंने जिस तरह से उस सिचुएशन को मैनेज किया था, इसलिए उन्हें बाद में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। जो इसका पहला प्रयास होता है वो 25 सितंबर को देखा जाता है, जिसमें मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक जाते हैं, लड़ते हैं वहाँ पर रेबेलियन से जो होते हैं लखनऊ की जगह में। पर हैवलॉक बहुत सारे अपने सिपाहियों को खो देते हैं, इसलिए बहुत रिस्की समझते हैं वहाँ पे सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए, वहाँ के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, इसलिए वो दूसरे राहत प्रयास का इंतजार करते हैं। और 16 नवंबर को एक बहुत बड़ी सेना आती है जो लखनऊ में पहुंचती है, लेफ्टिनेंट जनरल कॉलिन कैंपबेल के द्वारा आती है ये सेना। और कैंपबेल 27 नवंबर तक वहाँ के जो लोग थे उनको एक सेफ जगह पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और 16 मार्च 1858 में रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाती है और जो रिबेलियंस होते हैं उन पे कोई भी दया नहीं की जाती, कोई भी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कहाँ का लीडर था, किसके नेतृत्व में ये रिवोल्ट हुआ था। बैरकपुर में मंगल पांडे लीडर थे वहाँ के रिवोल्ट में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, भक्त खान और हाकिम अहसनुल्लाह। लखनऊ में बेगम हफरत महल, बिरजिस खादिर और अहमदुल्ला। कानपुर में नाना साहिब थे, राव साहिब थे जो नाना साहिब के नेफ्यू थे, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये सब वहाँ पे रिवोल्ट किए थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। इलाहाबाद में और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने रिवोल्ट किया था। हम यहाँ पे सबके नाम नहीं लेंगे और आप सबके नाम देख ले रहे होंगे, हम कुछ और इम्पोर्टेंस का बता दे रहे हैं। जैसे बरेली में खान बहादुर खान ने रिवोल्ट किया था, ग्वालियर और कानपुर में तात्या टोपे लीडर थे। यहाँ पे और आप सबका देख सकते हैं और कौन कौन थे। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, ये 1857 का रिवोल्ट 1 साल से ज़्यादा तक चलता है और ये मध्य 1858 के आते आते दबा दिया जाता है। 8 जुलाई 1858, 14 महीने के बाद मीरठ में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वहाँ पे शांति की घोषणा कर दी जाती है। ब्रिटिशर्स के लिए कोई आसान काम नहीं था ये रिवोल्ट को दबाना। इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ने बहुत फुर्ती दिखाई और बहुत ही जल्दी से इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई। कई सारे रूल्स और लॉ पास हुए थे जिसमें रिबेलियंस को एज अ क्रिमिनल की तरह देखा गया था। वो एक
क्रिमिनल हैं जैसे, और बहुत सारे ट्रूप्स को अशांति जगह जहाँ पे शांति नहीं थी वहाँ पर भेजा गया था। अब देख लेते हैं इसके कारण क्या थे, कैसे दबा दिया गया था रिवोल्ट। दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया गया। दिल्ली में ऐसा सिंबॉलिक पावर देखी जाई थी जिसने ब्रिटिशर्स समझ गए थे, उसको रिकॉग्नाइज कर लिए थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे दिल्ली को कैप्चर करने के लिए जून में, और जो यहाँ की घेराबंदी थी वो जॉन निकोलसन द्वारा होती है, जो बाद में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और जो भी इंडियन लीडर्स थे जो दिल्ली को डिफेंड कर रहे थे वो भी अपनी जान खो बैठते। ब्रिटिशर्स ने डबल अटैक किए थे, 2 बार अटैक किए थे, जिसमें से एक अटैक पीसफुल था और उनमें से एक अटैक किया था जो पंजाब से आए थे और एक कैलकाटा से आए थे नॉर्थ इंडिया में। 20 सितंबर 1857 बहुत ही लंबी और बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था, वापस से कैप्चर कर लिया था। बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया था और उनकी गद्दी भी उनसे छीन ली गई। बहादुर शाह जफर रंगून भेज दिए गए थे जो बुरमा में है, और जहां वो 5 साल के बाद मर जाते हैं। और जो शाही राजकुमार होते हैं उनको भी पकड़ लिया गया और बाद में मार दिया गया। हेल्प रिसीव्ड बाय इंडियन ग्रुप्स एज वेल। ब्रिटिशर्स को भारतीयों के द्वारा भी मदद मिली थी। सभी वर्ग के लोग इसमें 1857 के रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए। जो ब्रिटिशर्स जो राज कर रहे थे वो इंडियन राजकुमार, जो भारतीय राजकुमार थे और जो नवाब थे, उनके सपोर्ट की वजह से आसानी से राज कर पा रहे थे। कई सारे भारतीय राजकुमार और नवाब ब्रिटिशर्स के भी साथ थे, और जो दूसरे लोग थे वो अपना डर दिखा नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स के सामने कि ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं। ब्रिटिश एम्पायर अब तक बहुत पावरफुल हो चुका होता है, और पर इंडिया में अभी तक कोई भी राष्ट्रवादी सोच नहीं होती है। इंडिया के लोग इंडिया को एज अ नेशन नहीं देख रहे होते हैं। यही कारण था जिससे ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स को वो एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे, और यही सेम चीज जमींदार, मनी लेंडर्स और मिडिल क्लास के लोगों पर भी हो रहा था। एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कई जगह ब्रिटिशर्स किसान और जमींदार के बीच में फूट डाल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जमींदार को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि वो उनको बहुत बड़ी संपदा देंगे रिटर्न में, और जो बदले के भाव के जमींदार होते हैं उनको या तो उनकी जमीन से निकाल दिया जाता है और दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो लॉयल होते हैं ब्रिटिशर्स के लिए उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। और उनकी नीति फूट डालो और राज को जो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही। द डिफीट ऑफ मेजर प्लेयर्स इन द वॉर। मुख्य विरोधियों की हार या फिर मृत्यु से भी ये विद्रोह बहुत आसानी से दबा दिया गया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी में शहीद हो जाती हैं 17 जून 1858 में। नाना साहेब कानपुर में हार जाते हैं और नेपाल चले आते हैं 1859 में। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में अपनी भूमिका निभाई थी। 1849 अप्रैल के महीने में वो अपने एक जमींदार दोस्त के कारण ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। 1849 में कुंवर सिंह, भक्त खान, बरेली के खान बहादुर खान और राव साहेब, मौलवी अहमदुल्ला ये सब मारे जाते हैं। बेगम ऑफ अवध ये नेपाल में चली जाती हैं और वहां से आंदोलन जारी रखती हैं। और जो भारतीय लोगों की हार हो रही थी एक बहुत ही बड़ा कारण था कि उनके पास बहुत ही लो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी थी। ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट राइफल, स्नाइपर्स थी, और जहाँ पर इंडियंस के पास जो भी बंदूक थी उनके पास उससे काम चलाते थे। और कई जगह तो ऐसा देखा गया कि वो तलवार और भालों से लड़े थे ब्रिटिशर्स के सामने। अब आप ही सोचिए, एक जगह तलवार वाले लोग हों और एक जगह बंदूक के लोग, तो कैसी लड़ाई होगी। इनएक्टमेंट ऑफ लॉज, कानून का निर्माण। ब्रिटिशर्स ने कई सारे कानून निकाले थे जिससे वो आज़ादी को बहुत आसानी से नियंत्रण कर पा रहे थे। 1857 जून के शुरुआत में दिल्ली, मेरठ, रोहिलखंड, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और ऐसे कई डिविजन्स में मार्शल लॉ पास किया गया था। मार्शल लॉ ये होता है कि एक जगह में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन पीपल की लाइफ रूल्स प्रोसेस से ले लेते थे आसानी से, और किसी भी टाइप का रिबेलियन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको एक ही पनिशमेंट मिलती थी, सीधे डेथ। और जो ये डेथ होती थी वो पब्लिक के सामने होती थी, एकदम खुले में होती थी। जैसे मंगल पांडे के केस में हम लोग ने देखा था कि मंगल पांडे को खुले में फांसी दी गई, और के ब्रिटिश अफसर ने लिखा था कि हमारे हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम नहीं बख्शेंगे। और बहुत ही
संक्षिप्त परीक्षण भी सभी जगह होता है। दमन की प्रक्रिया में दोनों ओर से बहुत ही जाने गई थी। जैसे जो आम लोग थे उनको गोली मार दी जाती थी, फांसी दे दी जाती थी, जबकि कई परिवार अधूरे रह जाते थे, गाँव को जला दिया जाता था और इसी क्रूर तरीके और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह छिड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो रिवोल्ट को दबाने में मदद किए थे। कौन कौन से ऑफिसर लगे थे और कहाँ पर लगे थे रिवोल्ट को दबाने में। सर जॉन निकोलस, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 20 सितंबर को, जहाँ ये मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान ये मारे जाते हैं। मेजर हडसन, इनकी बात आती है जब हम लोग मंगल पांडे के बारे में पढ़े थे, तब मेजर हडसन की बात आती। इन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटे और पोतों को मार देते। सर हग व्हीलर नाना साहिब की फौज का सामना करते हैं और बाद में ब्रिटिशर सरेंडर कर देते हैं। नाना साहिब की फौज का सामना ये 26 जून 1857 को करते हैं और बाद में सुरक्षित आचरण का वादा करते हैं। जनरल नील, इन्होंने बनारस इलाहाबाद को 1857 में जून के महीने में कैप्चर कर लिया था। कानपुर में ये कई भारतीयों को मार देते हैं बदले के भाव से। इसलिए ये कहकर मारते हैं कि ये इन्होंने साजिश रची थी ब्रिटिशर मारने के लिए और नाना साहिब की फौज में आकर, जहाँ पर ये मारा जाता है विद्रोहियों के द्वारा। सर कॉलिन कैंपबेल, कानपुर की फाइनल रिकवरी 6 दिसंबर 1857 को होती है इनके द्वारा और फाइनल रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ 21 मार्च 1858 को होता है और बरेली को ये वापस से कैप्चर कर लेते हैं 5 मई 1858 में। हेनरी लॉरेंस, इनकी भी बात आती है लखनऊ की घेराबंदी में। अवध के चीफ कमिश्नर थे जो बाद में मार दिए जाते हैं लखनऊ की घेराबंदी में। 2 जुलाई 1857 में मार दिए जाते हैं। मेजर जनरल हैवलॉक, इन्होंने नाना साहिब की फौज को हराया 17 जुलाई 1857 में, पर बाद में लखनऊ में मार दिए जाते हैं दिसंबर में 1857। विलियम टेलर एंड आई, ये लोग ये अरहा में रिवोल्ट को दबाते हैं 1857 में अगस्त के महीने। जो झांसी के रिवोल्ट को दबा देते हैं, ग्वालियर को वापस से कैप्चर कर लेते हैं 17 जून को 1858 और पूरा मध्य भारत और बुंदेलखंड इनके कब्जे में आ जाता है। कॉलोनल वेंसेल बनारस को कैप्चर किए थे। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज हम लोगों ने बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है जिसमें मंगल पांडे की बात की थी, स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट और इसमें लखनऊ की घेराबंदी की बात की थी और रिवोल्ट में कौन से लीडर कहाँ पे रिवोल्ट करते हैं ये बात की थी। सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, इसमें सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट में हम लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर कहाँ पर रिवोल्ट को दबाते हैं, कौन से ब्रिटिश ऑफिसर उस जगह में रिवोल्ट को दबाने का काम करते हैं ये देखा था। और आगे हम लोग ये रिवोल्ट क्यों फेल हो गया था और रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस हुए थे वो सब हम लोग देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।